नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने लास्ट वीडियो में राज्यपाल और उसकी कामगिरी के बारे में देखा था। अभी हम देखेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। अभी राज्य में जो सरकार बनती है तो उसका जो नेता होता है उसको मुख्यमंत्री सीएम बोलते हैं। तो राज्यपाल जो होते हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अभी किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो जब विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। मानो कि गुजरात में 282 सीटें हैं विधानसभा की, उसका चुनाव हुआ पूरे गुजरात में से सभी जिले में से। और लोग जब विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होते तो सभी राजनीतिक दल के सदस्य चुनाव में खड़े रहते। बाद में लोग तय करते हैं, लोग वोट देते हैं और जिस राजनीतिक दल के ज़्यादा सदस्य विजेता बनते हैं उस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है। और अगर स्पष्ट बहुमत न मिलता है तो अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे को सपोर्ट करके उनकी सरकार बनती है। मानो कि गुजरात में 282 सीटें हैं, उनमें से 50 सीटें मानो कि बीजेपी को मिली, मानो कि 30 सीटें कांग्रेस को मिली, ये बीजेपी को मिली। अभी ये दोनों को और बहुत सारी पार्टियाँ हैं, आम जनता पार्टी मानो कि उसको 5 मिली, अपक्ष से उसको 3 गई हैं, उस तक करके 282 पूरी हुई। लेकिन सरकार बनाने के लिए किसी भी पक्ष के पास बहुमत नहीं है। बीजेपी के पास 50 है लेकिन वो भी सरकार नहीं बना सकती, कम है। बाकी तो सबके पास कम है। तो अभी मानो कि बीजेपी के पास 50 सीटें हैं और दूसरा मानो कि जनता दल है और अपक्ष उम्मीदवार है, वो सब मिलकर बीजेपी के साथ वो पक्ष मिल जाते हैं और सरकार बनाते हैं। उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो अगर स्पष्ट बहुमत मिलता है, अभी मानो कि गुजरात में जो सरकार है बीजेपी की उसको स्पष्ट बहुमत मिला था, इससे उनको किसी भी राजनीतिक दल ने सपोर्ट नहीं किया है तो वो स्पष्ट बहुमत से बनी है। अगर सीटें ज़्यादा नहीं मिलती है तो कोई भी दो पक्ष मिलकर सरकार बनाते हैं, उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। बाद में इस तरह सरकार की रचना होती है। बाद में राजनीतिक दल जो है जिसको ज़्यादा सीटें मिली है वो तय करता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे और बाद में राज्यपाल उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाते हैं और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं तथा मुख्यमंत्री पद को वो शपथ विधि भी करवाते हैं राज्यपाल। और मुख्यमंत्री की सलाह परामर्श पर राज्यपाल मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते। जैसे सेम हमने केंद्र में देखा था कि केंद्र में जिस तरह प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, बाद में मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह अनुसार राष्ट्रपति करते, वैसे राज्यों में मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते, मंत्रिमंडल बनाते, यानी किस व्यक्ति को कौन सा विभाग सौंपना है। गुजरात के मुख्यमंत्री आप सब नाम जानते ही होंगे कि विजय रूपाणी जी है और उनके मंत्रिमंडल यानी जो शिक्षा मंत्री है, मानव संसाधन मंत्री है, मार्ग परिवहन मंत्री है, इस तरह के सारे जो मंत्री हैं तो उनका कार्यालय नया सचिवालय स्वर्णिम भवन गांधीनगर में है। अभी राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी है जो मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं तथा प्रतिज्ञा पत्र पर भी हस्ताक्षर करवाते हैं। तो कौन करवाता है? सब राज्यपाल। राज्य मंत्रिमंडल में 4 स्तर के मंत्री होते हैं। राज्य के जो मंत्रिमंडल है उसमें 4 स्तर के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य कक्षा के मंत्री, उपमंत्री जिसको नायब बोलते हैं, और संसदीय सचिव। इस 4 प्रकार का मंत्रिमंडल बनता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन करते हैं, यानी शिक्षा का विभाग किसको देना है, मार्ग परिवहन का किसको देना है, सड़क निर्माण का किसको देना है, वो सब अलग अलग विभाग हैं। बाद में सिंचाई का है, वो सब विभाग अलग अलग लोगों को सौंपा जाता है तथा सरकार की नीति निर्धारण एवं पारदर्शी प्रशासन तथा
प्रजालक्षी विकास और प्रश्नों के समाधान के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मांगों को प्रस्तुत करता है। यानी राज्य सरकार जो नीति बनाती है वो उनका जो प्रशासन चलाते हैं वो पारदर्शी होना चाहिए, यानी सबको समझ में आए कितना खर्च हुआ, कितना सरकार से उन्होंने ग्रांट लिए, वो पारदर्शी होनी चाहिए, सबको तुरंत पता चले। प्रजा कल्याण लक्षी जो काम है वो सब राज्य सरकार केंद्र सरकार के समक्ष रखती है। और आपत्ति के समय जैसे कि कुदरती आपत्ति कोई आ गई, बाढ़ आ गई, धरतीकंप हुआ है, और अभी मानो कि कोरोना महामारी चल रही, वो भी एक आपत्ति है, तो उसमें लोगों की ज़रूरियातों को पूरा करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के विकास के संदर्भ में राज्य सरकार की नीतियों का उद्घोषक, मार्गदर्शक तथा सक्षम नेता है कि प्रजा कल्याण के लिए जो नीतियाँ बनानी है तो उसके लिए प्रस्तुत करना, उसमें मार्गदर्शन करना, वो सब जो है वो मुख्यमंत्री करते हैं। अभी हम देखेंगे प्रशासनिक तंत्र यानी प्रशासनिक कार्यपालिका, जो हमने केंद्र में भी देखी थी वही सेम अभी राज्य में है। तो राजकीय कार्यपालिका अलग अलग क्षेत्रों के लिए नीतियों का निर्माण करती है, जिसको व्यवस्थित कार्यक्षम रूप में पालन करवाने का कार्य प्रशासनिक कार्यपालिका करती है। जो हमने देखा कि सरकार के जो 3 अंग है उसमें कार्यपालिका विधायिका का कानून बनाती है और कार्यपालिका उसका अमल करवाती है। तो प्रशासकीय अधिकारी जो होते हैं वो राजनीतिक कार्यकर्ता को नीति विषयक मामलों में सलाह सूचन देते हैं। हमने आगे भी देखा है प्रशासनिक तंत्र और जो राजनेता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। जरूरी जानकारी तथा आंकड़ाकीय सूचनाएं प्रदान करते हैं और राजकीय कार्यकारी प्रशासकीय अधिकारियों की सूचना जानकारियों को मानने के लिए बाध्य नहीं। अभी राजकीय कर्मचारी कार्यकारी, राजकीय कार्यकारी यानी मंत्रिमंडल कि जिसको अलग अलग विभाग सौंपे गए हैं, जैसे कि शिक्षा का विभाग है तो हमारे शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा है, गृह विभाग है तो नितिन भाई पटेल है। इस तरह सबको अलग अलग विभाग जो दिए वो राजकीय कार्यकारी है। और प्रशासनीय कार्यकारी यानी आपने सुना होगा कि कलेक्टर है, म्यूनिसिपल कमिश्नर है, तालुका विकास अधिकारी है, जिला विकास अधिकारी है, जिसको हम डीडीओ बोलते हैं, टीडीओ बोलते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी है। ये प्रशासनिक अधिकारियों का काम जो हम आपने सुना कि आईपीएस की परीक्षा जिसने पास की हो, आईएएस की परीक्षा पास की हो, वो इस तरह के अधिकारी बनते। और वो अधिकारी है राजकीय कार्यकारी यानी मंत्रियों को सलाह सूचन देते। अभी ये अधिकारी मंत्रियों को जो सलाह सूचन देते वो मानना नहीं मानना वो मंत्रियों को कोई कंपलसरी नहीं है। अभी नीतियाँ, कानून चाहे जितने अच्छे और लोकोपयोगी हो, लेकिन प्रशासनीय तंत्र द्वारा अगर उसका प्रभावशाली तथा संतोषकारक रूप से अमल नहीं हुआ हो तो वो अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाती। सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हैं, कानून बनाए, वो कितने अच्छे हो, लोकोपयोगी हो, लेकिन ये कार्यपालिका और प्रशासनिक तंत्र उसको लोगों में अगर पालन नहीं करवाते हैं तो उसका असर जो होना चाहिए वो नहीं होता है। अभी इसी तरह जो भी नीतियाँ सरकार बनाती है उसके जो निर्माण है और उसको पालन करवाने की जो प्रक्रिया है उसमें कार्यपालिका और प्रशासनिक तंत्र, कार्यपालिका मीन्स जो मंत्री है और प्रशासनिक तंत्र मीन्स जो अधिकारी है, वो महत्वपूर्ण दोनों ही अपनी भूमिका निभाते हैं। अभी हम अनेक क्षेत्रों में जो निपुण होशियार व्यक्ति होते हैं, व्यावसायिक कुशलता जिसमें होती है, जिसको अनुभव होता है, ऐसे विशेषज्ञ और सनदी अधिकारी तो सरकार की रीढ़ की समान है। तो ये जो भी बस सरकार चलती है उसमें ये सब रीढ़ की हड्डी के समान है। आप सब जानते हैं कि अगर मानो कि हमारी रीढ़ की हड्डी न हो तो पूरा शरीर एक गठरा बन जाता है,
मतलब एक ढेर सा हो जाता है। हमारे शरीर को स्ट्रेट रीढ़ की हड्डी रखती है, उसी समान यही लोग जो है होशियार लोग हैं, व्यावसायिक कुशलता, अनुभवी विशेषज्ञ और जो हमारे अधिकारी हैं वो सरकार के लिए वो रीढ़ की हड्डी के समान है। यानी वो सभी नीतियों के निर्माण में, पालन करवाने में, कैसी नीति बनानी है, सब सलाह सूचन में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनके ज्ञान, प्रशासनिक सूझबूझ, अनुभव तथा उनकी दीर्घदृष्टि व प्रशासनिक क्षमता के कारण सरकार कार्यक्षम संचालन कर सकती है। यही लोगों की सूझबूझ से, संचालन करने की सूझबूझ से, अनुभव से, दीर्घदृष्टि यानी आने वाले समय को भी वो, भविष्य को भी वो ध्यान में रखकर नीतियाँ, योजनाएं, कामगिरी करते हैं। तो वो सबके ये बुद्धि से ही, दीर्घदृष्टि से ही सरकार का कार्यक्षम संचालन कर सकती है। सरकार के अंगों में राजकीय कार्यपालिका लोगों के कल्याण तथा सुखमय जीवन की चिंता तथा चिंतन करने वाली मस्तिष्क के समान है। जैसे हमारा दिमाग सब सोचता है, वैसे राजकीय कार्यपालिका एक मगज के समान है, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका उसके हाथ पैर के समान है। यानी दिमाग राजकीय कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल है, और हाथ पैर वो काम करने वाले जो अंग है वो प्रशासनिक कार्यपालिका है। दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध व राज्य के सुशासन की पूर्व शर्त, यानी अधिकारी और मंत्री मिलकर काम करें तो अच्छा सुशासन हो सकता है। सरकार की सत्ता का प्रभाव अधिकारी तंत्र जो अफसरशाही में अधिक केंद्रित होने लगा है। हम सब देखते हैं कि सरकार की सत्ता तथा प्रभाव अधिकारी तंत्र यानी अफसरशाही, जो अधिकारी होते हैं वो ज़्यादा केंद्रित, यानी वो ही लोगों की ज़्यादा चलती है। बाद में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अप्रामाणिकता, अकार्यक्षमता, गैररीति, जवाबदारी से दूर भागना आदि प्रवृत्तियाँ अधिकारी तंत्र के लिए अनिष्ट कारक है। यानी हम सब देखते हैं कि ये हमारी सरकार है, वर्तमान जो सारे क्षेत्र है उसी में हम देखते हैं कि जहाँ अधिकारी है, मंत्री है, तो वहाँ पर भाई भतीजावाद यानी अपने रिश्तेदारों को नौकरी पर रखना, घूस लेकर लोगों को काम पर रखना, तो ऐसा अनैतिकवाद, अकार्यक्षमता, गैररीति, अप्रामाणिकता देखने को मिलती है। यानी वो लोगों में योग्यता न हो फिर भी घूस लेकर या रिश्तेदार है तो उन लोगों को पहले काम पर रखा जाता है। इसलिए इनको रोकने के लिए प्रशासन में सतर्कता आयोग, लोकपाल या लोकायुक्त की आवश्यकता आज बढ़ी है। लोकपाल आयोग आपने सुना होगा, जो अरविंद केजरीवाल के साथ वो जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उन्होंने उसके लिए भी एक आंदोलन किया था। घूस रिश्वत की बुराई को रोकने के लिए गुजरात राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो की, जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से अलग विभाग की शुरुआत की है, कि हमें लगे कि कहाँ पर भी ऐसा गलत हो रहा है, लांच रिश्वत देकर कोई काम या नौकरी या करवाया जा रहा है, तो हम उसके विरोध आवाज़ उठाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो में जा सकते हैं। तथा टोल फ्री फोन नंबर यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें हम शिकायत कर सकते हैं। देश में अलग अलग राजनीतिक पक्षों की सरकार होने के कारण उनके साथ प्रशासन में राजनीतिक तटस्थता का ये उपेक्षा प्रशासनिक तंत्र में रखी गई है। अभी देश में अलग अलग राजनीतिक पक्षों की सरकार, मानो कि गुजरात है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, तो सब में अलग अलग, कहाँ पर बीजेपी की है, कहाँ पर कांग्रेस की है, कहाँ पर गठबंधन की भी सरकार है। पर ऐसी प्रशासन को क्या रखने की ज़रूरत है? तटस्थ, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। राज्य की अनेक विकास लक्ष्य जो योजनाएं, कार्यक्रम है, उसको अमल में लाकर सरकार की विकास यात्रा की गति में सातत्यपूर्ण रीति से जारी रखना प्रशासनिक तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कि सरकार जो भी नीतियाँ बनाती है उसको लोगों में एक सूत्रता में लागू करवाने का काम ये प्रशासनिक तंत्र करता है। ओके, थैंक यू।